गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। कल हमने पढ़ा था लेक्चर दूसरा जनरल एग्रीकल्चर का, जिसमें हमने क्रॉप्स पढ़ी थी, विभिन्न फसलें पढ़ी थी, जिनका हमने एरिया पढ़ा था, प्रोडक्शन पढ़ा था और प्रोडक्टिविटी पढ़ी थी कि किस राज्य में कौन फर्स्ट पोजीशन पे, पहले नंबर पे कौन सा राज्य आता है एरिया में, प्रोडक्शन में, प्रोडक्टिविटी में। और हमने कुछ इंपॉर्टेंट डाटा पढ़ा था जो कि अक्सर पूछ लिया जाता है। आज हम पढ़ेंगे जनरल एग्रीकल्चर का लेक्चर तीसरा, जिसमें हमारा होगा ग्रीन रिवोल्यूशंस और इंटरनेशनल ईयर। और अगर टाइम मिलेगा तो हम जो वार्षिक में साल भर में जो जो इंटरनेशनल ईयर हुआ और नेशनल ईयर हुए उसको हम कंप्लीट करेंगे अगर टाइम मिला तो लास्ट तक। तो हम शुरू करते हैं जनरल एग्रीकल्चर की सीरीज में। लेक्चर तीसरा शुरू होता है अब। जनरल एग्रीकल्चर लेक्चर तीसरा है आज। क्या पढ़ना है आज? जनरल एग्रीकल्चर का लेक्चर तीसरा, जिसमें हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट रिवोल्यूशंस के बारे में। इंपॉर्टेंट रिवोल्यूशन रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर से कौन कौन से रिवोल्यूशन संबंधित हैं, कौन कौन सी क्रांतियां संबंधित हैं। क्रांति या क्रांति क्या होती हैं? जैसे कि अचानक कोई चीज़, अचानक किसी चीज़ में परिवर्तन हो जाए, या फिर अचानक कोई विद्रोह हो जाए, अचानक सडन हो जाए। जो सडन होता है, जैसे हमारा प्रोडक्शन है किसी चीज़ में अचानक बढ़ गया, एकदम से इंक्रीज हो गया, पहले नहीं था इतना प्रोडक्शन लेकिन अचानक हो जाए, या कोई चीज़ अचानक से चेंज हो जाए, सडन चेंज हो जाए, उसको रिवोल्यूशन बोलते हैं। तो हमारे एग्रीकल्चर में डिफरेंट टाइप के रिवोल्यूशन आए हैं। जैसे ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ मिल्क ग्रेन फूड ग्रेन से, और वाइट रिवोल्यूशन हुआ जो कि हमारा मिल्क प्रोडक्शन से हुआ। तो हम उसके बारे में अभी पूरा पढ़ेंगे। तो हमारा पहला रिवोल्यूशन होता है ग्रीन रिवोल्यूशन। ग्रीन रिवोल्यूशन, हरित क्रांति इसको बोलते हैं। हरित क्रांति। हरित क्रांति हमारी किस चीज़ से संबंधित है? तो वो है फूड ग्रेन से। किससे संबंधित है दोस्तों? फूड ग्रेन प्रोडक्शन से। फूड ग्रेन प्रोडक्शन, खाद्यान्न उत्पादन से है हमारी हरित क्रांति संबंधित। खाद्यान्न हम बात करते हैं जो हरित क्रांति शुरू हुई 1966-67 में। बहुत ज़्यादा भोजन की कमी थी। हमारी वैरायटियाँ थी उसमें ज़्यादा यील्ड नहीं थी, बहुत कम प्रोडक्टिव वैरायटी थी, जिससे कि बहुत कम यील्ड होती थी। तो हमारे जो MS स्वामीनाथन हैं, इंडिया के फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन जिसको बोलते हैं, उन्होंने डिफरेंट टाइप की वैरायटी विदेशों से मंगाई और उन्होंने इंडिया में एक क्रांति लाई जिसको ग्रीन रिवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। तो ये कब शुरू हुई ग्रीन रिवोल्यूशन? स्टार्टेड कब से हुआ? ये हुआ हमारा ग्रीन रिवोल्यूशन स्टार्ट 1966-67 में। और ग्रीन रिवोल्यूशन जब स्टार्ट हुआ तो इसके जो विश्व में ग्रीन रिवोल्यूशन शुरू हुआ था, जिसके फादर हैं फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन, फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन। अगर वर्ल्ड की बात की जाए, इन वर्ल्ड विश्व में हमारे ग्रीन रिवोल्यूशन के फादर हैं, पितामह हैं नॉर्मन ई बोरलॉग साहब जी हैं फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन द वर्ल्ड। और इंडिया में बात करते हैं इंडिया की, फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया में ग्रीन रिवोल्यूशन के फादर कौन है? तो वो है हमारे MS स्वामीनाथन जी। MS स्वामीनाथन जी हैं। इनको वर्ल्ड फूड प्राइज, MS स्वामीनाथन जी को जो वर्ल्ड फूड प्राइज मिला है, वर्ल्ड फूड प्राइज
वर्ल्ड फूड प्राइज जो मिला है एम एस स्वामीनाथन जी को, वो मिला है एम एस स्वामीनाथन को वर्ल्ड फूड प्राइज वो मिला है 1987 में। 1987 में जो कि पहला फर्स्ट फूड प्राइज जिन मिला है वो है एम एस स्वामीनाथन को। फर्स्ट फूड प्राइज फर्स्ट फूड प्राइज किनको मिला है? एम एस स्वामीनाथन को मिला है 1987 में, 1987 में। इसके बाद आते हैं कि ग्रीन रिवोल्यूशन में कितने परसेंट जो है हमारा कितने गुना जो है यील्ड इंक्रीज हुई थी। हमारी जो वैरायटियाँ थी नॉर्मल प्रोडक्शन दे रही थी, जिससे कि हमें हमारी जितनी ज़रूरत थी हमें भोजन की उतनी हमारी नीड नहीं हो पा रही थी। तो हमारा ग्रीन रिवोल्यूशन जब आया तो हमारी वैरायटियों में 5 गुना ज़्यादा, कितने गुना? 5 गुना, 5 टाइम, 5 गुना ज़्यादा प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, प्रोडक्शन बढ़ गया हमारी वैरायटियों में। इंडियन प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया, कितने गुना? 5 गुना प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया 1966-67 में जब हमारा ग्रीन रिवोल्यूशन आया। फिर इसके बाद बात करते हैं कि ग्रीन रिवोल्यूशन टर्म किसने दिया? ग्रीन रिवोल्यूशन टर्म किसने दिया? मेरी दोस्तों स्पीड इसलिए थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि जी नॉर्मल शब्द है और नॉर्मल टॉपिक है जनरल एग्रीकल्चर का, इसमें ज़्यादा टाइम देना और समझाना मुझे लगता है ज़रूरी नहीं है, क्योंकि सब फैक्चुअल हैं और इसको याद करना है और जितना जल्दी हो सके इन टॉपिक को कंप्लीट करना है। जब समझाने वाली चीज़ आएगी तब समझाया जाएगा आपको, ठीक है। तो टर्म ग्रीन रिवोल्यूशन किसने दिया? टर्म ग्रीन रिवोल्यूशन, ग्रीन रिवोल्यूशन शब्द किसने दिया? तो वो है विलियम गार्ड जी ने। विलियम गार्ड जी ने ग्रीन रिवोल्यूशन टर्म दिया। शब्द किसने दिया? विलियम गार्ड ने ग्रीन रिवोल्यूशन शब्द दिया। और ये ग्रीन रिवोल्यूशन कहाँ से स्टार्ट हुआ? स्टार्ट तो हो गया तो 1966-67 में, लेकिन जो कौन से स्टेट से शुरू हुआ? स्टेट कौन सा है जिसमें ग्रीन रिवोल्यूशन स्टार्ट हुआ? तो पंजाब एंड हरियाणा में सबसे पहले ग्रीन रिवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था। लेकिन पूछा जाता है कि किस क्रॉप में ग्रीन रिवोल्यूशन आया था? किस क्रॉप में? क्रॉप कौन कौन सी शामिल थी ग्रीन रिवोल्यूशन में? तो सबसे ज़्यादा जो ग्रीन रिवोल्यूशन था वो व्हीट क्रॉप में हुआ था, व्हीट एंड राइस। अगर पूछा जाए कि ग्रीन रिवोल्यूशन सबसे ज़्यादा किस में इफेक्टिव रहा है तो वो व्हीट में रहा है। व्हीट की एक वैरायटी है HD 2329, HD 2329, 2329 जो वैरायटी है उसने ग्रीन रिवोल्यूशन में सबसे ज़्यादा योगदान दिया। अब बात करते हैं वाइट रिवोल्यूशन की। स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको लेना हो, नहीं तो मिटाते हैं फिर। ग्रीन रिवोल्यूशन हो गया ख़त्म। अब हम बात करेंगे वाइट रिवोल्यूशन की। वाइट रिवोल्यूशन को मैं जो प्रोजेक्ट चलाया गया था उसको किस प्रोजेक्ट से संबंधित है पता है आपको? ऑपरेशन फ्लड, जो कि 3 चरणों में चलाया गया था। अभी उसको इसी में कंप्लीट करेंगे। दूसरा कौन सा है? वाइट रिवोल्यूशन। सफ़ेद क्रांति, वाइट रिवोल्यूशन, दुग्ध उत्पादन से सफ़ेद क्रांति। किससे है ये? मिल्क प्रोडक्शन से। मिल्क प्रोडक्शन से संबंधित है। क्या वाइट रिवोल्यूशन किससे संबंधित है? मिल्क प्रोडक्शन से संबंधित है। ये कब स्टार्ट हुआ था वाइट रिवोल्यूशन? वाइट रिवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था हमारा 1970 में। कब हुआ था? 1970 में। और किसने स्टार्ट किया था? इसको स्टार्ट किया था हमारे वर्गीज कुरियन साहब ने। एक साइंटिस्ट थे हमारे, साइंटिस्ट थे डॉक्टर वर्गीज कुरियन जी।
वर्गीज कुरियन थे जो कि वाइट रिवॉल्यूशन के फादर माने जाते हैं। ये जो थे वर्गीज कुरियन साहब नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड NDDB नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के अध्यक्ष थे। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के अध्यक्ष कौन थे? तो वर्गीज कुरियन साहब थे। जो अगर पूछा जाए नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, तो 16 जुलाई 1965 में नेशनल डेयरी डेवलपमेंट की स्थापना हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो वर्गीज कुरियन साहब थे। अध्यक्ष जो थे वर्गीज कुरियन साहब जी थे, इसके अध्यक्ष। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं अमूल के भी अध्यक्ष कौन थे? अमूल के अध्यक्ष भी वर्गीज कुरियन साहब बने हैं। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड जो कि अमूल, इसकी स्थापना 1946 में हुई थी। और इसके बाद हम पढ़ते हैं कि मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड सन जो हम सेलिब्रेट करते हैं सन 2015 में एक इंटरनेशनल ईयर ऑफ सोइल हुआ। क्या हुआ? जो आगे पढ़ेंगे, इंटरनेशनल ईयर ऑफ सोइल। और अगर पूछा जाए इंटरनेशनल ईयर ऑफ सोइल हेल्थ, तो वो 2014 में। तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ सोइल हेल्थ में ये डिसाइड किया गया कि जो सोइल दिवस मनाया जाता है, सोइल दिवस जो है कब मनाना है? 5 दिसंबर को। ये हमें इंटरनेशनल ईयर ऑफ सोइल में हमने पढ़ा था, ये अलग टॉपिक हो गया। ठीक है, ये सोइल के लिए है, इसको भी याद रखिएगा। अब हमको मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड पढ़ाना है। जब मिल्क प्रोडक्शन, इन्हीं के जन्म दिवस पर, इनका जन्म हुआ था 26 नवंबर को, तो इन्हीं के जन्म दिवस पर 26 नवंबर को किनके? वर्गीज कुरियन साहब के। वर्गीज कुरियन साहब के इनके जन्म दिवस पर, इनके बर्थ डे के उपलक्ष्य में, जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हर साल 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है नेशनल मिल्क डे। नेशनल मिल्क डे मनाया जाता है 26 नवंबर को। और बात करते हैं कि हम वर्ल्ड मिल्क डे कब मनाते हैं, तो वो मनाते हैं 1 जून को। 1 जून को क्या मनाते हैं? वर्ल्ड मिल्क डे हम कब मनाते हैं? 1 जून को। और हमारी जो है अभी ग्रीन रिवॉल्यूशन जो ऑपरेशन फ्लड के 3 चरण चले थे, वो भी हम अभी इसी में कवर करेंगे। समझ में आ रहा है? पहली बात ये बताओ, आ रहा है समझ में? अभी बोल रहे होंगे धुआंधार चल रहा है, ये चल रहा है, स्पीड से चल रहे हैं। स्पीड नहीं है। आपको अगर स्पीड कम लगे तो आप कम कर लीजिए, अगर स्पीड स्लो लगे तो आप 1.5 की स्पीड में देख लीजिएगा। ठीक है, जल्दी जल्दी निपटा लेंगे, क्यों छोटे छोटे टॉपिक में टाइम वेस्ट करें। अब इसके बाद चलते हैं हम वाइट रिवॉल्यूशन में कितने चरण चले हैं, तो चरण कितने हुए हैं? चरण कितने चरणों में वाइट रिवॉल्यूशन कंप्लीट हुआ है? चरण। ऑपरेशन फ्लड ग्रीन रिवॉल्यूशन में जो प्रोजेक्ट चला था, जिसको कब चला था? 1970 में चला था, जिसको क्या बोलते हैं? ऑपरेशन फ्लड। पूछा जाता है ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो वो है ग्रीन रिवॉल्यूशन नहीं, वाइट रिवॉल्यूशन से, सॉरी वाइट रिवॉल्यूशन। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो वो है हमारा वाइट रिवॉल्यूशन से, याद रखिएगा। तो इसके जो चरण चले थे, फर्स्ट चरण, पहला चरण, फर्स्ट स्टेज कब चली थी हमारी ग्रीन रिवॉल्यूशन की? 1970 से 1980 के बीच में
पहला जो फर्स्ट स्टेज चली थी, पहला चरण चला था हमारा ग्रीन रिवॉल्यूशन का, फर्स्ट स्टेज जो थी 70 से 80 तक चली थी। फिर सेकंड स्टेज, सेकंड चरण, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम को एक साथ लेके चल रहा हूँ, तो थोड़ा बहुत अगर मीनिंग का गलत हो जाए या फिर हिंदी का गलत हो जाए तो समझ लीजिएगा, ठीक है। सेकंड चरण, एक तो कोशिश रहेगी गलती ना हो, 1980 से 85 तक सेकंड चरण चला था ग्रीन रिवॉल्यूशन का। थर्ड चरण, तीसरा चरण चला था, तीसरा चरण, थर्ड स्टेज कब, 1986 से 1996 तक, 1996 तक। और हम एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हमारा इंडिया है, भारत है, वो हमेशा से क्या, एक टाइम था जब से ग्रीन मिल्क प्रोडक्शन हमारे इंडिया का बहुत कम था। जब हमारा ये वाइट रिवॉल्यूशन आया तो हमारे इंडिया में बहुत सारा मिल्क प्रोडक्शन हुआ, दूध का उत्पादन इतना ज़्यादा हुआ कि अब हमारा इंडिया जो है फर्स्ट नंबर पे है। और कब से है फर्स्ट नंबर पे, तो आप याद रख लीजिए डेट, 1997, 98, 97 भी मिल जाता है, 98 भी मिल जाता है, और एक चीज़ कभी कभी 1999 भी मिल जाता है। तो 98, 99 याद रखिएगा। इसी टाइम से भारत जो है, भारत हमारा इंडिया फर्स्ट पोजीशन में आ गया था, फर्स्ट पोजीशन में आ गया था। किसमें? फर्स्ट पोजीशन मिल्क प्रोडक्शन में, मिल्क प्रोडक्शन में हमारा इंडिया पहले नंबर पे है। और जो यूपी है मिल्क प्रोडक्शन में फर्स्ट नंबर पे है। कभी कभी राजस्थान है और यूपी है, इसका कंपटीशन चल रहा है, कभी राजस्थान फर्स्ट नंबर पे आ जाता है तो कभी यूपी। लेकिन करंट में आप याद रखिएगा जो कि यूपी है हमारा, यूपी है मिल्क प्रोडक्शन में फर्स्ट पोजीशन पे। यूपी क्या है? फर्स्ट पोजीशन पे है मिल्क प्रोडक्शन में, फर्स्ट पोजीशन में है मिल्क प्रोडक्शन में। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेना हो। हम अब दूसरा क्या है, कौन सी रिवॉल्यूशन चलाएंगे? हमारी दूसरी रिवॉल्यूशन होगी येलो रिवॉल्यूशन। येलो रिवॉल्यूशन। स्पीड से साफ करें, टाइम किसी के पास नहीं है भाई, टाइम की वैल्यू समझो, टाइम रील में मत कमाओ। फ़ोन चलाने में और रील में टाइम की बचत करो, है ना। कह रहे होंगे आज स्पीड से पढ़ा रहे हैं हम। स्पीड यार थोड़ी बहुत होनी चाहिए हर चीज़ में। चलो आज तीसरा रिवॉल्यूशन शुरू करते हैं। थर्ड रिवॉल्यूशन कौन सा है हमारा? येलो रिवॉल्यूशन। कौन सा? येलो रिवॉल्यूशन। याद रखिएगा, येलो। ऐसे याद नहीं रखना कि लाइन से ही याद कर लो कि तीसरा यही है, मतलब एक पढ़ने का सीक्वेंस है, याद करने का सीक्वेंस है, आपको जिस तरीके से पढ़ना है पढ़िएगा। येलो रिवॉल्यूशन, येलो रिवॉल्यूशन, पीली क्रांति इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीली क्रांति। किससे संबंधित है? तो ये है ऑयल सीड उत्पादन से। किससे? ऑयल सीड या फिर तिलहन उत्पादन से। ऑयल सीड प्रोडक्शन, इसको ही तिलहन उत्पादन बोलते हैं हिंदी में। हिंदी वालों के लिए तिलहन उत्पादन। ये कब से शुरू हुआ येलो रिवॉल्यूशन? हमारा 1986 में येलो रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ। कब स्टार्ट हुआ? 1986 में स्टार्ट हुआ और 87 तक चला, उसी में बंद हो गया। 1987। लेकिन येलो रिवॉल्यूशन में क्या हुआ, हमारा जो ऑयल सीड था, तिलहन था, उसका उत्पादन बहुत ज़्यादा पैमाने पर हो गया। तेल हमारे यहाँ पे इंडिया में बहुत अधिक उत्पादन हुआ ऑयल सीड का। इसके बाद कि इसके फादर कौन है? फादर, पितामह, फादर सबके होते हैं, इनके भी हैं। फादर ऑफ येलो रिवॉल्यूशन, येलो रिवॉल्यूशन कौन है? सैम पित्रोडा। सैम पित्रोदा जी हैं, येलो रिवॉल्यूशन के फादर हैं। अब हम पढ़ते हैं इसके बाद ब्लू रिवॉल्यूशन। क्या पढ़ते हैं? ब्लू रिवॉल्यूशन। इसको क्या बोलते हैं? नीली क्रांति। हिंदी लिखूं?
लिखना जरूरी हिंदी लिख लीजिएगा आप क्योंकि दो दो चीज़ लिखूंगा तो टाइम वेस्ट होगा। फिर हम रिवोल्यूशन पढ़ने के बाद एक स्टोरी जानेंगे थोड़ी सी इतनी सी, ठीक है। ब्लू रिवोल्यूशन, ब्लू रिवोल्यूशन इसको नीली क्रांति बोलते हैं। किससे संबंधित है? फिश प्रोडक्शन। किससे? फिश प्रोडक्शन। फिश प्रोडक्शन, फिश प्रोडक्शन से संबंधित है हमारी ब्लू रिवोल्यूशन। फिश प्रोडक्शन मतलब मत्स्य पालन, मत्स्य उत्पादन। मतलब ब्लू रिवोल्यूशन में क्या हुआ था कि हमारी जो मछली पालन है उसका उत्पादन बहुत अधिक पैमाने पर हो गया था, उसको बोलते थे ब्लू रिवोल्यूशन। ब्लू रिवोल्यूशन में क्या थे? इनके फादर थे, क्या थे इनके फादर? इनके फादर कौन थे? तो इनके फादर थे अरुण कृष्णा साहब, फादर ऑफ, अरे हाँ यही तो है ब्लू रिवोल्यूशन। ब्लू रिवोल्यूशन कौन है? अरुण कृष्णा। अरुण कृष्णा साहब जी हैं फादर ऑफ ये ब्लू रिवोल्यूशन के। इसके बाद हम शुरू करते हैं पिंक रिवोल्यूशन। पिंक रिवोल्यूशन, पिंक रिवोल्यूशन। आपको जो चीज़ ना दोस्त समझ में आया करे आप बेधड़क पूछ सकते हैं। मैं आपका टीचर नहीं, एक दोस्त हूँ, ठीक है। आपको जो भी डाउट समझ में आए, कुछ भी लगे तो आप मुझे कमेंट में में नंबर, पर्सनल नंबर दे दीजिए या फिर मैं नंबर दे दूंगा, तो आप मुझे पर्सनली पूछ सकते हैं कि कौन सा टॉपिक समझ में नहीं आया, ठीक है। इस हिसाब से ना पढ़ना कि मैं टीचर हूँ या मैं मतलब सर हूँ तुम्हारा, मैं एक नॉर्मली आपका दोस्त हूँ, ठीक है। तो पिंक रिवोल्यूशन इसको बोलते हैं गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति, हिंदी नहीं लिख रहा हूँ, हिंदी आप मैं बोल देता हूँ। गुलाबी क्रांति, पिंक रिवोल्यूशन किससे संबंधित है? प्राउन उत्पादन। प्राउन क्या होता है? झींगा प्राउन उत्पादन। और इसी में होता है ओनियन। क्या होता है? ओनियन किससे? ओनियन उत्पादन से होता है, प्राउन रिवोल्यूशन से होता है। प्राउन उत्पादन, ओनियन उत्पादन से पिंक रिवोल्यूशन संबंधित है, ठीक है। पिंक रिवोल्यूशन के बाद हम पढ़ते हैं ग्रे रिवोल्यूशन। नींद आने लगी क्या? अरे यार अभी बहुत रिवोल्यूशन बाकी है, इतने जल्दी नींद ना आए। रिवोल्यूशन, तुम भी एक रिवोल्यूशन लाओ यार स्टडी में, पढ़ाई में अच्छे से पढ़ाई करो और एक रिवोल्यूशन लेके आओ। जैसे ये रिवोल्यूशन आए ऐसे आप भी रिवोल्यूशन लेके आइए। ग्रे रिवोल्यूशन जो था फर्टिलाइजर उत्पादन से है। फर्टिलाइजर प्रोडक्शन हाई हो गया था। प्रोडक्शन किससे संबंधित है? फर्टिलाइजर, उर्वरक उत्पादन से। इसके बाद हम पढ़ते हैं कौन सा? ब्लू रिवोल्यूशन के बाद ब्राउन रिवोल्यूशन। कौन सा? ब्राउन रिवोल्यूशन। ब्राउन रिवोल्यूशन। ब्राउन रिवोल्यूशन किससे संबंधित है हमारा? फूड प्रोसेसिंग से। फूड प्रोसेसिंग से, लेदर से, कोकोवा से। किससे? फूड प्रोसेसिंग, लेदर उत्पादन, लेदर प्रोडक्शन, कोकोआ प्रोडक्शन, फूड प्रोडक्शन, कोकोआ प्रोडक्शन और कोकोआ, लेदर प्रोडक्शन और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स। समझ में आ रहा है? नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स किससे? नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स। नॉन सब पूछा हुआ है भाई। कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स, जितना भी मैं यहाँ पे लिखा रहा हूँ सब पूछा हुआ है कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जामों में, तो इसको सीरियस लेके पढ़िएगा आप, ठीक है। सिल्वर कौन सा? इतना या मिटा दें? हाँ मिटा ही देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया? अब आगे पढ़ो। ये यार मिटाने वाला और लगता है, ये थोड़ा एक्स्ट्रा बढ़ जाता है चलो कोई ना, जब तक स्मार्ट बोर्ड नहीं आता है तब तक इसी में पढ़ो। ये मुझे लगता है ना कि ये वाला जो बोर्ड होता है ये सबसे अच्छा होता है। कम से कम पीपीटी बना के लाओ, उससे तो सही है, ये खुद पढ़ के आओ तब दूसरों को पढ़ाओ।
पता चला स्मार्ट बोर्ड होता, पूरा पीपीटी बना के लाता, बस बोलता देखो दोस्त ये लिखा है ग्रीन रिवॉल्यूशन, पढ़ लो। मैं बस अंडरलाइन करता जाता है ऐसे ऐसे करके। कोई मेहनत नहीं किसी तरीके की, लेकिन मैं जानता हूँ कितनी मेहनत करनी पड़ती है। चलो कोई ना, आपके लिए सब करेंगे। अब क्या पढ़ना है हमें? सिल्वर रिवॉल्यूशन। नंबर यार कितना था? 8वां था शायद। सिल्वर रिवॉल्यूशन, सिल्वर रिवॉल्यूशन, सिल्वर रिवॉल्यूशन। अब इसको चांदी रिवॉल्यूशन नहीं बोलेंगे। चलो जो भी है, सिल्वर रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? तो वो है एग प्रोडक्शन से। एग प्रोडक्शन। ज़्यादा सीरियस होके पढ़ाना यार मुझे नहीं सही लगता है। आप बताइएगा, अगर सीरियस होके पढ़ाना ठीक लगे तो मैं सीरियस में पढ़ाऊँगा, और अगर हंसते हुए पढ़ना है तो आप हंसते हुए पढ़िए। क्या पढ़ना है? सिल्वर प्रोडक्शन क्या है? सिल्वर रिवॉल्यूशन एक प्रोडक्शन से है। दूसरा 9वां नंबर है। अब 9वां नंबर हम पढ़ेंगे ब्लैक रिवॉल्यूशन। क्या? ब्लैक रिवॉल्यूशन। ब्लैक रिवॉल्यूशन हंसते हंसते यार पढ़ लें, उसकी बात ही अलग होती है। ब्लैक रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? तो बायोफ्यूल और जिट्रोफा। क्या क्या? बायोफ्यूल बायोफ्यूल प्रोडक्शन। बायोफ्यूल क्या? जेट्रोफा होता है, जेट्रोफा से बायोफ्यूल प्राप्त होता है। तो जेट्रोफा और बायोफ्यूल प्रोडक्शन से। जेट्रोफा यार मीनिंग इसकी क्लियर नहीं है पता। चलो कोई ना, सॉरी, लेकिन मैं इसको हिंदी में लिख दे रहा हूँ। जेट्रोफा। क्या फ़ायदा मीनिंग गलत हो जाए। किससे? ब्लैक रिवॉल्यूशन संबंधित है बायोफ्यूल प्रोडक्शन से और जेट्रोफा प्रोडक्शन से। किससे? बायोफ्यूल प्रोडक्शन से और जेट्रोफा प्रोडक्शन से। अब है 10वां रेड रिवॉल्यूशन। अरे यार कैमरा तो देखा ही नहीं यार, अगर चालू नहीं होगा तो गए। कैमरा देख लूँ, बन रहा है, थैंक गॉड बन रहा है। लग रहा था कि बन ही नहीं रहा वीडियो। रेड रिवॉल्यूशन, लाल क्रांति। रेड रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? तो टमाटो प्रोडक्शन, टमाटर या फिर मीट प्रोडक्शन से। टमाटर प्रोडक्शन से या फिर मीट प्रोडक्शन से। इसके फादर जिनके इंपॉर्टेंट होता है, फादर जिनके पूछे जाते हैं और अक्सर पूछे जाने की संभावना है, उनका मैं फादर लिखवा देता हूँ। सभी का इंपॉर्टेंट नहीं है तो सबका क्या करेंगे लिख के, ठीक है? इतना ना आपको याद होगा ना कभी पूछा जाएगा। तो इनके फादर हैं, रेड रिवॉल्यूशन के फादर इनके फादर हैं विशाल तिवारी। इनके फादर कौन है? विशाल तिवारी। मैं आप मेरा यकीन मानिए दोस्तों, ऐसा कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा कि किसी भी एग्ज़ाम में आप बैठिए आपको लगेगा भाई मेरे ही नोट से पूछा गया है सब, ठीक है? बस आपको ये लगेगा ये क्या नोट में इसमें पढ़ा रहे हैं नॉर्मल बोर्ड में। नॉर्मल बोर्ड मत देखिए, आप देखिए कि कंटेंट क्या है। कंटेंट पे फोकस होना चाहिए, बोर्ड पे नहीं यार। बोर्ड तो ये अपना शुरुआत है, बाद में देखेंगे, स्मार्ट बोर्ड लाएंगे कुछ भी। अभी देखो। हाँ तो क्या पढ़ रहे हैं अब? रेड रिवॉल्यूशन हो गया। अब पढ़ेंगे राउंड रिवॉल्यूशन। राउंड रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? पोटैटो। ऊपर हो गया टोमेटो, नीचे हो गया पोटैटो। आलू से संबंधित है राउंड रिवॉल्यूशन। इसके बाद है हमारा गोल्डन रिवॉल्यूशन। क्या आ गया? गोल्डन रिवॉल्यूशन जो है हमारा फ्रूट प्रोडक्शन से है। किससे? फ्रूट प्रोडक्शन। इसमें फ्रूट प्रोडक्शन हाई हो गया था। मैं बताता हूँ ना प्रोडक्शन, तो आप ये समझिएगा कि फूड प्रोडक्शन बढ़ गया ज़्यादा। मतलब जितनी भी रिवॉल्यूशन है इसमें जो है हाईएस्ट प्रोडक्शन हुआ है, उसी से संबंधित है। अगर पूछा जाए कि ब्लैक रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है तो ऑप्शन में बायोफ्यूल होगा या जेट्रोफा होगा, ठीक है? या पूछा जाएगा मीट से, अगर मीट का प्रोडक्शन हाईएस्ट हो गया तो कौन सा रिवॉल्यूशन आया था, तो हम बोलेंगे रेड रिवॉल्यूशन आया था। उसी तरह जो फ्रूट प्रोडक्शन, हार्टिकल्चर क्रॉप्स प्रोडक्शन या हार्टिकल्चर प्रोडक्शन हुआ। और ये इसी ने हनी का प्रोडक्शन बढ़ा था। हनी
हनी प्रोडक्शन बढ़ा था, उसको बोलते हैं गोल्डन रिवोल्यूशन। इसके बाद हम पढ़ेंगे रेनबो रिवोल्यूशन। इसको मिटा दें अब, चलो मिटा देते हैं जल्दी। रेनबो रिवोल्यूशन 12वीं के बाद 13वां, 13वीं नहीं भाई, 13वां 13वीं नहीं है, 13वां नंबर है। पता चला कहीं भैया दोस्त की हमारे 13वीं हो गई पढ़ाते पढ़ाते। ऐसा नहीं भाई, 13वीं अभी नहीं, थोड़ा जितना घर वाले पैसे लगाए हमारे पर वो चुका दें, फिर 13वीं हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। रेनबो रिवोल्यूशन, इंद्रधनुषीय क्रांति, रिवोल्यूशन, इसको बोलते हैं इंद्रधनुषीय क्रांति। इसमें क्या था रेनबो रिवोल्यूशन में, ओवरऑल सेक्टर या फिर ऑल सेक्टर, जितने भी सेक्टर थे एग्रीकल्चर के, उनमें मतलब प्रोडक्शन हाईएस्ट हो गया था, जिसको बोला गया था रेनबो रिवोल्यूशन। ओवरऑल सेक्टर या फिर ऑल सेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर ऑल सेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। क्या, ऑल सेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। पता है दोस्त, इतनी खुशी किस बात की है, मेरे सब्सक्राइबर एक दिन में 50 हो गए एक दिन में, उसी बात की खुशी है। मतलब कि कंटेंट अच्छा होगा तभी तो हुए। रेनबो रिवोल्यूशन हो गया, ऑल सेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। इसके बाद हम फादर जानेंगे इनके, इसका फादर पूछ लिया जाता है। फादर कौन है इनके, जो बिहार के हमारे सीएम है नीतीश कुमार, वो नहीं है, लेकिन एक नीतीश कुमार नाम से है, नीतीश कुमार जी हैं फादर रेनबो रिवोल्यूशन के। पता चला बिहार के सीएम को बोल दिए, वो नहीं है, ठीक है। 14वां नंबर है सिल्वर फाइबर रिवोल्यूशन। कौन सा है, सिल्वर फाइबर रिवोल्यूशन। सिल्वर फाइबर रिवोल्यूशन किससे संबंधित है? सिल्वर फाइबर रिवोल्यूशन वो है कॉटन, किससे, कॉटन प्रोडक्शन से, कॉटन प्रोडक्शन से संबंधित सिल्वर फाइबर रिवोल्यूशन। एक होता है गोल्डन फाइबर रिवोल्यूशन, गोल्डन फाइबर, मार्कर भी बोल गया गोल्डन फाइबर रिवोल्यूशन, मार्कर कह रहा है रहने दो भैया, रिवोल्यूशन, गोल्डन फाइबर रिवोल्यूशन किससे संबंधित है? तो वो है हमारे जूट से संबंधित है गोल्डन फाइबर रिवोल्यूशन। उसके बाद है ऑरेंज रिवोल्यूशन। क्या है? ऑरेंज रिवोल्यूशन सिट्रस प्रोडक्शन से है। ऑरेंज रिवोल्यूशन किससे है? सिट्रस प्रोडक्शन से संबंधित है, सिट्रस प्रोडक्शन। देखो किसी दिन लाइव पढ़ेंगे, अभी तो रिकॉर्डेड है, लेकिन देखना हम किसी दिन साथ में लाइव पढ़ेंगे, एक टाइम आएगा। अभी शुरुआत है, इतने मेरे सब्सक्राइबर ही नहीं है कि लाइव पढ़ सके। लाइव के लिए कम से कम मेरे 10 दोस्त तो होनी चाहिए पढ़ाने के लिए, हैं कोई नहीं आएगा लाइव में पढ़ाऊंगे किसको एक होता है कौन सा, कितना, ऑरेंज रिवोल्यूशन हो गया 16। 17वां होता है वायलेट रिवोल्यूशन। वायलेट रिवोल्यूशन बैगनी क्रांति किससे संबंधित है? वूलन प्रोडक्ट, ऊनी कपड़ों, वूलन प्रोडक्शन से। वूलन प्रोडक्ट्स जो था, ये प्रोडक्शन, वूल का प्रोडक्शन अधिक हो गया था, वूलन प्रोडक्ट जो थे उसका प्रोडक्शन हाई अधिक हो गया था, वूलन प्रोडक्ट था उसका प्रोडक्शन हाई हो गया था, जिसको बोलते थे, सॉरी यार क्या बोलते थे, वायलेट रिवोल्यूशन। एक था परभनी क्रांति, परभनी रिवोल्यूशन, परभनी रिवोल्यूशन क्या था? परभनी रिवोल्यूशन। एक था टोटल रिवोल्यूशन कंसेप्ट, परभनी रिवोल्यूशन, 2 बार रिवोल्यूशन हो गया यार, सॉरी। परभनी रिवोल्यूशन किससे संबंधित है? ओकरा उत्पादन से, ओकरा प्रोडक्शन या फिर भिंडी उत्पादन, ओकरा प्रोडक्शन, ओकरा प्रोडक्शन या भिंडी उत्पादन किससे संबंधित है? एक बार कैमरा देख लूँ,
सही है। एक होता है टोटल रिवोल्यूशन कंसेप्ट, टोटल रिवोल्यूशन कंसेप्ट किसने दिया, पूछा जाता है टोटल रिवोल्यूशन कंसेप्ट किसने दिया, तो वो दिया था हमारे जयप्रकाश नारायण जी ने। जयप्रकाश नारायण जी थे, उन्होंने जो था टोटल रिवोल्यूशन कंसेप्ट दिया था। अब हम पढ़ेंगे कौन सा टॉपिक है, अगला टॉपिक होगा हमारा इंटरनेशनल ईयर। हमें जल्दी ख़त्म करना है यार जनरल एग्रीकल्चर, इसी में नहीं लगे रहना है, बहुत कुछ पढ़ना है इस प्लेटफॉर्म पे। हाँ मैंने बताया नहीं, मेरी यूट्यूब गाइडलाइन के हिसाब से मुझे अपने चैनल का नाम चेंज करना पड़ा। एग्री कोचिंग कानपुर से अब हमारा चैनल का नाम हो गया है कृषि, क्या हो गया, कृषि एकेडमी कानपुर। ठीक है, आप सर्च करिएगा, अभी तो नहीं आएगा खैर, लेकिन आने लगेगा थोड़े टाइम के बाद सर्च करने से। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वही है एक पढ़ने का जरिया, नहीं तो वीडियो खो जाएगी, फिर ढूंढोगे आप। इससे अच्छा सब्सक्राइब कर लो, पूरा वीडियो देखा करो यार, है ना, उससे अच्छा समझ में आता है। क्या है अब हमारा टॉपिक, इंटरनेशनल ईयर। इंटरनेशनल ईयर, इंटरनेशनल ईयर तो हम शुरू करते हैं कब से, 2004 से। कब से, 2004 से। 2004 में कौन सा इंटरनेशनल ईयर बनाया गया था, अंतर्राष्ट्रीय दिवस, अंतर्राष्ट्रीय साल बोलते हैं इसको, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय साल। तो इंटरनेशनल ईयर कौन सा मनाया गया था, एक बार लिखूंगा मैं इंटरनेशनल ईयर, ठीक है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ राइस, ठीक है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ राइस कौन था, कब था, 2004 में। फिर इसके बाद हमारा आया 2005 में हमने मनाया इंटरनेशनल ईयर ऑफ माइक्रो क्रेडिट। क्या मनाया, इंटरनेशनल ईयर ऑफ माइक्रो क्रेडिट। इंटरनेशनल ईयर ऑफ माइक्रो क्रेडिट मनाया हमने 2005 में। फिर 2006 की बात करते हैं, 2006 में मनाया हमने इंटरनेशनल ईयर ऑफ डिजर्ट एंड डिजर्टिफिकेशन। कौन सा मनाया, इंटरनेशनल ईयर ऑफ डिजर्ट। ये जो है ये चिन्ह लगा दूं तो भैया ये मान लेना इंटरनेशनल ईयर है, बार बार कौन लिखेगा यार, ठीक है, डिजर्ट एंड डिजर्टिफिकेशन मरुस्थल, ठीक है। इंटरनेशनल ईयर ऑफ डिजर्ट एंड डिजर्टिफिकेशन मनाया गया था 2006 में। फिर 2007 आया, उसको कौन सा इंटरनेशनल ईयर घोषित किया गया, इंटरनेशनल ईयर ऑफ वाटर। क्या, इंटरनेशनल ईयर ऑफ वाटर ठीक है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ वाटर कब मनाया गया, 2007 में, ठीक है। इसके बाद हमारा आ गया 2008 में क्या मनाया गया, इंटरनेशनल ईयर ऑफ पोटैटो। इंटरनेशनल ईयर ऑफ पोटैटो क्या मनाया गया, इंटरनेशनल ईयर ऑफ पोटैटो। इसको आलू, इसको पानी ठीक है। उसके बाद आते हैं 2009 में क्या हुआ, इंटरनेशनल ईयर ऑफ नेचुरल फाइबर। क्या था, इंटरनेशनल ईयर ऑफ नेचुरल फाइबर इंटरनेशनल ईयर ऑफ नेचुरल फाइबर कब मनाया गया, 2009 में। फिर इसके बाद आते हैं 2010, बहुत जल्दी जल्दी साल निकल रही हैं 9 के बाद सीधे 10, इंटरनेशनल ईयर ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ज़्यादा सीरियस होके पढ़ाना भी यार अच्छी बात नहीं है ना, और ज़्यादा तेरे को बताना कमेंट में, ओपनली पढ़ाऊँ कि सीरियस होके पढ़ाऊँ। 2011 इंटरनेशनल ईयर ऑफ फॉरेस्ट एंड, क्या है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ फॉरेस्ट एंड केमिस्ट्री, ठीक है, 2011 ही है ना, हाँ, इंटरनेशनल ईयर ऑफ फॉरेस्ट एंड
केमिस्ट्री, इंटरनेशनल ईयर ऑफ फॉरेस्ट एंड केमिस्ट्री। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी लोगों को? आना चाहिए समझ। ठीक है, आ रहा है समझ में? आ रहा है? हाँ, इंटरनेशनल ईयर ऑफ 2012, इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्या मनाए 2012 में हमने? इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेशन एंड क्या बोलते हैं यार, इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव एंड हॉर्टिकल्चर 2012 में। कोऑपरेटिव एंड हार्टिकल्चर कब मनाया? 2012 में। उसके बाद आ गया हमारा 2013 में हमने मनाया इंटरनेशनल ईयर ऑफ वाटर कॉर्पोरेशन, इंटरनेशनल ईयर ऑफ वाटर कॉर्पोरेशन क्या मनाया? इंटरनेशनल ईयर ऑफ वाटर कॉर्पोरेशन। इसके बाद हमारा आ गया 2014 में हमारा मनाया गया इंटरनेशनल ईयर ऑफ सॉइल हेल्थ। क्या मनाया गया? इंटरनेशनल ईयर ऑफ सॉइल हेल्थ और फैमिली फार्मिंग। सॉइल हेल्थ एंड फैमिली फार्मिंग भी मनाई गई थी उसी साल, फैमिली फार्मिंग। फिर इसके बाद 2015 आया, इसमें यही था इंटरनेशनल ईयर 2015, जिसमें डिसाइड किया गया था कि 5 दिसंबर से सोइल साइंस डे मनाएंगे, वर्ल्ड सोइल डे। ठीक है, तो ये कौन सा है? इंटरनेशनल ईयर ऑफ सोइल। ठीक है, इसके बाद है 2016, मिटा लें कि इसी में बगल में कर लें? हाँ चलो इसी में हो जाएगा, मिटा लेते हैं यार, क्या स्क्रीनशॉट ले लो बस। 16 क्या मिटाने में कितना टाइम लगता है? 16 इंटरनेशनल ईयर ऑफ सन 2016। ठीक है, 2016 में कौन सा मनाया गया था इंटरनेशनल ईयर? इसमें लिख लेते हैं इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय ईयर बोलते हैं इस साल। ठीक है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्या बोलते हैं इसको? इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्स दाल। ठीक है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्स, इसको दाल बोलते हैं। कब मनाया गया? 2016 में। इसके बाद हम बात करते हैं 17, इंटरनेशनल ईयर ऑफ 17। 2017 में क्या मनाया गया था? इंटरनेशनल ईयर ऑफ टूरिज्म। और इसके बाद सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, मतलब टूरिज्म था, सस्टेनेबल एनर्जी क्या था? टूरिज्म था। 2017 में इंटरनेशनल ईयर ऑफ टूरिज्म और सस्टेनेबल एनर्जी टू ऑल। हाँ, सस्टेनेबल एनर्जी टू ऑल, सस्टेनेबल एनर्जी टू ऑल। ठीक है, याद रखिए, सस्टेनेबल एनर्जी टू ऑल एंड टूरिज्म 2017 में। इसके बाद 2018 इसको 2 इंटरनेशनल ईयर नहीं घोषित किया गया था, जिस कारण हमारे इंडिया में ही मना लिया गया था नेशनल ईयर ऑफ मिलेट। क्या? नेशनल ईयर ऑफ मिलेट कब मनाए? 2018 में। हमारे इंडिया में मना लिया गया था, विश्व में नहीं तय किया गया था। नेशनल ईयर ऑफ मिलेट। अभी आपको लग रहा होगा कंटेंट में दम नहीं है, जब आप एग्ज़ाम में बैठना तब आपको पता चलेगा कि हाँ कंटेंट है कुछ। ठीक है, जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन फंसेंगे। 2019, और मैं ये नहीं बोलता कि ये इस एग्ज़ाम के लिए है, उस एग्ज़ाम के लिए है, STA के लिए है, AT और AGTA के लिए है, AFO के लिए। भाई जिस एग्ज़ाम में बैठोगे उसके लिए है ये। ठीक है, इसमें ये नहीं स्पेसिफिक इसी एग्ज़ाम के लिए है, जिसमें ये बैठोगे आप उसमें जनरल एग्रीकल्चर पूछी जाएगी, तो यही क्वेश्चन रहेंगे सब। ठीक है, इसके बाद कब है? 2019 को क्या घोषित किया गया था? तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ इंडिजिनस लैंग्वेज के लिए इंटरनेशनल ईयर घोषित किया गया था। इंटरनेशनल ईयर ऑफ इंडिजिनस लैंग्वेज, इंडिजिनस लैंग्वेज के लिए कौन सा साल घोषित किया गया था? तो 2019। इसके बाद 2020 आया हमारा, 2020
2020 2019 में आ गया था कोरोना, फिर उसने हमारे साथ खेला 2020 ठीक है। 2020 अब नहीं खेलना, पढ़ाई में ध्यान देना, ठीक है। तो ये क्या है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ प्लांट हेल्थ। क्या है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ प्लांट हेल्थ। क्या है, इंटरनेशनल। ये बताओ समझ में आ रहा है? ऐसे बैठे हो, तुम्हारी तरफ नज़र जा रही है बार पे बार। इंटरनेशनल, पहले सही से बैठो उठ के। हाँ अब सही है, लेट के कौन पढ़ता है यार। इंटरनेशनल ईयर ऑफ, अरे यार तुम्हारे चक्कर में भूल और जाता हूँ। क्या था अभी, इंटरनेशनल ईयर 2020। लेट के ना पढ़ना है अब अब देखूँ का, चलो नहीं देख रहा हूँ। इंटरनेशनल ईयर यार ये थोड़ी देर में याद आएगा, फिर मैं बताऊँगा, ठीक है। 2021 इंटरनेशनल ईयर ऑफ इसको बोलते हैं वेजिटेबल्स, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स कब मनाया गया था? 2021 में मनाया गया था। और प्लांट हेल्थ, याद आ गया भाई, प्लांट हेल्थ, इसको प्लांट हेल्थ बोलते हैं, हेल्थ। इंटरनेशनल ईयर ऑफ प्लांट हेल्थ 2020, हाँ सही है। और 2021 में फ्रूट एंड वेजिटेबल। 2022 इंटरनेशनल ईयर ऑफ 2022 डिसाइड किया गया था फिशरीज एंड एक्वाकल्चर। 2022 में क्या डिसाइड किया गया था? इंटरनेशनल ईयर ऑफ फिशरीज एंड एक्वाकल्चर। फिशरीज एंड एक्वाकल्चर, या फिशरीज या फिर एक्वाकल्चर, ठीक है, एक ही चीज़ है। 2022 के बाद 2023 इसको मनाया गया था इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट। क्या मनाया गया था? इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट, ये इसको बनाया गया था इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट। ये जो है 2019, इसको याद रखिए। 2019 नहीं भाई, 2018 है नेशनल ईयर ऑफ मिलेट, और 2023 है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट। ये जो है इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है, पूछा जाएगा इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट कब मनाया गया था। तो ये है 2023 में। इसके बाद 24 है 2024 में था इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलिड। इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलिड 2024। इसके बाद और एक आगे चला है शायद भर, हाँ चला है ना, कौन सा था? इंटरनेशनल ईयर ऑफ रेंदू, नहीं याद आ रहा। 24 ही है, 25 का पता नहीं, इतना नहीं पूछा जाएगा। 24 तक याद रखिए, इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलिड तक, ठीक है। हाँ जल्दी मिट जा भाई, और पढ़ाना है अभी। अब नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा, पहले कैमरा देख लूं। आज हमारा टॉपिक अब दूसरा रहेगा। कौन सा टॉपिक है हमारा? इम्पोर्टेंट डेज। मुझे लगता है लेक्चर ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो ये आज हम इतना ही लेक्चर रखते हैं। अगला लेक्चर हमारा आएगा इम्पोर्टेंट डेज पे, डेज के बारे में जानेंगे, किस दिन कौन सा दिन सेलिब्रेट करते हैं। आज का हम लेक्चर यहीं पे स्टॉप करते हैं, ज़्यादा लेक्चर हो गया, बहुत बड़ा। तो थैंक यू, आप जो लास्ट तक हमारे साथ जुड़े रहे। पढ़ते रहिए यार, ठीक है, और कुछ नहीं करना, पढ़ना है सिर्फ। आप भी पढ़िए, हम भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। थैंक यू।